हेलो एवरीवन। आज हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने हिमालयन अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कशन किया था और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो उद्विकास के प्रमुख तीन भूगर्भिक घटनाएं थी उनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहली थी कि आरंभिक ट्रेजरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव हुआ जो समुद्र तल के नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना गड़बड़ा गई। जो पहले आरंभिक टर्सरी काल से पहले प्रायद्वीपीय जो भूभाग था वो एक समतल प्लेन के रूप में, जो समतल स्टेबल लैंडफॉर्म के रूप में मान सकते हैं। ठीक है। तो आरंभिक टर्सरी काल के दौरान क्या हुआ कि जो पश्चिमी जो पार्ट था प्रायद्वीप का, उसमें अवतलन हुआ, धंसा हुआ, जिससे वो समुद्र तल से नीचे चला गया। उसकी वजह से क्या है कि उसका पूर्वी जो पोर्शन है जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं वो थोड़ा अ, उसका जो एल्टीट्यूड था वो बढ़ गया। ठीक है। उसकी वजह से जो सममिति थी, कहने का मतलब जो समान एल्टीट्यूड था वो गड़बड़ा गया, एक साइड से ऊपर हो गया और दूसरी साइड से झुक गया। ठीक है। ढलान दूसरी साइड में ज़्यादा क्रिएट हो गई। और दूसरी बात है, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतरण हुआ। परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश द्रोणियों से बहती है। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अपसरण हुआ था तो उसकी वजह से इंडियन प्लेट के जो उत्तरी कोना है, जो हमारा विंध्यन रेंज के आसपास वाला, सतपुड़ा रेंज के आसपास वाला जो एरिया है, यहाँ पर टेंशन क्रिएट हुआ। इसकी वजह से यहाँ पर भ्रंश घाटियाँ बनी और उन भ्रंश घाटियों को बाद में नर्मदा और तापी ने अपना रास्ता बनाया। इसीलिए आगे है कि अपरद पदार्थ से मूल दरारें बढ़ रही है। कहने का मतलब जब नदी रिफ्ट वैली से बहेगी तो अपने साथ अवसाद होगा वो जमा करती जाएगी। तो नदी या जलोढ़ डेल्टा का जो सॉरी नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप में कमी पाई जाती है, क्योंकि अवसाद वो अपने मार्ग में जमा करती जाएगी। तो एंड में डेल्टा जो फॉर्मेशन है वहाँ पे नदियों के पास अवसाद नहीं बचेगा। अवसाद नहीं होगा तो डेल्टा नहीं बनेगा। उसके बाद में तीसरा जो इवेंट था वो ये है कि इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तरी पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में इसका जो झुकाव हो गया, परिणाम स्वरूप इसका अपवा बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। तो बेसिकली ये अपवा तंत्र है, प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र है। उसकी एक बोल सकते हैं जो जो ढलान है, जो प्रेजेंट टाइम में पैटर्न है नदियों का अपवा तंत्र में, उसका जो डिसीजन जो सॉरी उसका जो कहने का मतलब कारक है वो ये तीन भूगर्भिक घटनाएं हैं। उसके बाद में वन बाय वन रिवर को देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवा में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जिसमें पहली है महानदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा से बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, सिहावा एक लोकेशन है वहां से, और बंगाल की खाड़ी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। उसके बाद में जो कैचमेंट एरिया है वो उसका 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। कहने का मतलब जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी यहाँ पे डेवलप है। और इस नदी का अपवाह द्रोणी का लगभग 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है और 47% भाग ओडिशा राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा जो अपवाह द्रोणी है वो ओडिशा राज्य में है। ठीक है, 47% के आसपास, और 53% है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में बहती है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे ये महानदी है। ठीक है। महानदी, जो महानदी की दाईं तरफ की सहायक नदियां हैं उसमें तीन है, जोंक, ओंग और तेल। और बाईं तरफ से जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है महानदी की, उसमें
शिवनाथ, हंसदो, हंसदियो, मंद, इब। ये चार बाईं तरफ से महानदी में आकर गिरती है, जिसमें शिवनाथ, हंसदेव, मंद और इब। और तीन है जो दाईं तरफ से महानदी में आकर गिरती है, उसमें है जोंक, ओंग और तेल। ये इनकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में आगे है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। नासिक जिले से इसका ओरिजिन होता है गोदावरी नदी का। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% जो पार्ट है वो महाराष्ट्र में है, 20% भाग है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। इसमें गोदावरी नदी की बाईं तरफ की सहायक नदियाँ, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है उसमें है वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, वर्धा, पूर्णा और दूधना। उसके बाद में दाईं तरफ से गोदावरी नदी में तीन नदियां आकर मिलती है, जिसमें पहली है मंजीरा, दूसरी तिरना और तीसरी है मन्नार। ठीक है, एक बार मैप में इनकी लोकेशन देख लेते हैं। गोदावरी बेसिन यहाँ नासिक रीजन से ओरिजिनेट होती है और महाराष्ट्र से, और फिर आगे बंगाल की खाड़ी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तो इनकी सहायक नदियाँ हैं, पैनगंगा है, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती और इधर सबरी, और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें ये परवरा, मुला और मंजारा। ठीक है, मंजारा नदी पर निजाम सागर डैम स्थित है, और आगे मानेर वगैरह इनकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में अगली आगे बोल रहा है कि ये पोलावरम के दक्षिण में जहाँ इसका मार्ग निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है। ठीक है, कहने का मतलब फ्लड इम्पैक्ट एरिया है। ठीक है, जो सदर्न पोर्शन है गोदावरी रिवर का। गोदावरी एक संदर्शीय प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में भी नौ संचालन संभव है। जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इसके डेल्टाई भाग में ही संभव है, और इसके जो अपर और मिडल रीचेज है उसमें जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी नहीं है। राजा मुंदरी के बाद ये नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, राजा मुंदरी लोकेशन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी के बैंक पर है, तो वो गोदावरी नदी के बैंक पर है। उसके बाद में नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वरम के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। जो महाबलेश्वरम जगह है वहां से निकलती है, 1401 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें कृष्णा की बाईं तरफ की सहायक नदियां हैं, जिसमें है मुन्नेरू, मुंशी, भीमा, हालिया और दूधगंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दाईं तरफ से चार नदियां आकर मिलती है, कोयना, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। तो एक बार मैप में इनको गो थ्रू करते हैं। कृष्णा बेसिन, ठीक है, कृष्णा बेसिन में कोयना, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनमें पहली है कोयना। उसके बाद में घाटप्रभा, जो घाटप्रभा के बाद में है मालप्रभा और तुंगप्रभा। ठीक है, तुंगप्रभा की एक सहायक नदी है। जैसे तुंगप्रभा शुरुआत में दो चैनल से मिलकर बनी है, जिसमें एक का नाम है तुंगा और दूसरी का नाम है भादरा। ठीक है, और उसके बाद में एक आगे और मिलती है वर्धा। ठीक है, ये तुंगभद्रा की जो शुरुआती चैनल है वो है। उसके बाद में एक और इसकी तुंगभद्रा की सहायक नदी है वेदावती। ठीक है, और श्रीशैलम प्रोजेक्ट है जो कृष्णा रिवर पर है,
और दूसरा प्रोजेक्ट है वो है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी मैप लोकेशन है। उसके बाद आगे ये बोल रहा है कि इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र, 44% भाग कर्नाटका और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। ये इस रिवर का अपवा क्षेत्र है, जिसमें राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट रिवर है कावेरी, कर्नाटका के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो एल्टीट्यूड है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों का, जिसमें जहाँ से कावेरी नदी ओरिजिनेट होती है, वो है 1341 मीटर। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये लगभग 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग साल भर बहती है। इसका जो कंटिन्यूअस 12 मासी फ्लो है, उसका मेन कारण है कि जलग्रहण क्षेत्र, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र, ठीक है, जैसे ये कावेरी नदी है तो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, और जो निम्न क्षेत्र है जिसका बंगाल की खाड़ी के आसपास वाला रीजन, वहाँ पर जो शरद ऋतु में वर्षा होती है, वापस जो मानसून निवर्तन के टाइम में बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल कोस्ट के आसपास वर्षा करता है। उत्तरी पूर्वी जो मानसून ब्रांच होती है वो, उससे इससे लोअर रीचेज में वर्षा जल प्राप्त होता है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटका और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। 50% से ज़्यादा इसका जो नदी द्रोणी भाग है वो तमिलनाडु में है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। और अन्य कावेरी की सहायक नदियाँ जिसमें बाईं तरफ से मिलती है, जिसमें हेरांग, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा और अर्कावती। ठीक है, उसके बाद में दाईं तरफ से मिलती है काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्था, सुवर्णावती और अमरावती। ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगली रिवर है नर्मदा। नर्मदा रिवर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, वो चलो उनको आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आगे जो स्मॉल रिवर बेसिन है उनके बारे में अलग से दिया हुआ है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। जो पश्चिम साइड में बहती है उसमें पहली रिवर है नर्मदा। अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर ऊंचाई से निकलती है। जो अमरकंटक पठार है उसका एल्टीट्यूड लगभग 1057 मीटर है। वहां से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य श्रेणी के मध्य ये ब्रंश घाटी से बहते हुए संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ व जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कहने का मतलब नॉर्दर्न साइड में तो इसके विंध्यन रेंज है, ठीक है, और दक्षिणी साइड में सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, और यहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है नर्मदा रिवर। और जो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है, लगभग 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में ब्रॉन्च के निकट अरब सागर में, ब्रॉन्च के दक्षिण में, ठीक है, अरब सागर में मिलती है। जो पहली चीज तो धुआंधार जलप्रपात है वो जबलपुर के निकट है, और ब्रॉन्च सिटी है गुजरात की, वो नर्मदा नदी के बैंक पर स्थित है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती है, और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। अब नर्मदा नदी पर कुछ डैम है जिनकी एग्जाम में कई बार सिक्वेशन पूछने के चांस रहते हैं। उसमें जैसे ये अमरकंटक पठार है, यहाँ से नर्मदा नदी ओरिजिनेट होती है, और जबलपुर है, ठीक है, ये नर्मदा है, और यहाँ पे ये एस्चुरी बनाती है। तो पूर्व से पश्चिम साइड में जो मेजर प्रोजेक्ट है नर्मदा रिवर पर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला है जबलपुर के आसपास है बारगी प्रोजेक्ट, जो डैम है वो है। उसके बाद में तवा रिवर है, नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा, उस पर तवा डैम है। और उसके बाद में नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर और माहेश्वर। ठीक है, ये तीन जो डैम प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में सरदार सरोवर डैम है। उसके पास में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो स्थित है। तो बेसिकली ये नर्मदा नदी के बारे में था और उसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ नर्मदा। बाईं तरफ से जो सहायक नदियाँ हैं उसमें पहली है बुरनहर, दूसरी है बंजार, सार, हाँ,
तीसरी है शक्कर, तवा और कुंडी। ये इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दाईं तरफ से मिलती है हिरना, बरना और कोलार। जो तीन इंपॉर्टेंट नदियां हैं, हिरना, बन्नार और कोलार, ये दाईं तरफ से नर्मदा नर्मदा नदी में मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट रिवर है तापी। पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% पोर्शन है जो महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश और 6% गुजरात में पड़ता है। तो कहने का मतलब जो तापी रिवर है वो सतपुड़ा रेंज के साउथ में बहती है। इसका ओरिजिन है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से होता है और 724 किलोमीटर लंबी है और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। अब तापी रिवर की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें बाईं तरफ से मिलती है सिप्रा, कपरा, कुर्सी, मोना, पूर्णा, गिरना और लास्टली है पंजहरा। ठीक है। उसके बाद में दाईं तरफ से मिलती है बेतका, पटकी, साकी, मोरे, अरुणावती और लास्ट में है गोमाई। ये तापी नदी की सहायक नदियां हैं। और इससे पहले हम एक बार कावेरी जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में देख लेते हैं। जो कावेरी रिवर सिस्टम है वो, इस पे एक प्रोजेक्ट भी है जैसे मेट्रो डैम है। ठीक है। तो कावेरी रिवर की सहायक नदियां कौन कौन सी तय की थी? हेरांग, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती। दाईं तरफ से है काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्था, स्वर्णावती और अमरावती। तो यहाँ देख सकते हैं हेरांगी, हेमावती डैम और कृष्णा राज सागर डैम, अर्कावती रिवर, कृष्णा राज सागर डैम है जो का कावेरी रिवर पर है। उसके बाद में भवानी और नोयाल, अमरावती और ग्रांड एनिकट डैम है जो कावेरी रिवर पर स्थित है और बाद में ये डेल्टा बनाती है, अरब सागर सॉरी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। एक तो मैटूर डैम इम्पोर्टेंट है और एक ग्रांड एनिकट। ठीक है। ये और तीसरा है कृष्णा राज सागर डैम। ये तीन डैम है। जो कृष्णा राज सागर डैम है वो कावेरी नदी पर स्थित है। और एक है काबिनी डैम, ये डैम है जो इम्पोर्टेंट है। एक है हेरांगी डैम और एक है हेमावती डैम। ठीक है। ये बेसिकली तीन चार डैम है जो कावेरी रिवर पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगली रिवर है अरावली के पश्चिम में लूनी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ये पुष्कर के समीप दो जलधाराओं, जिसमें पहली है सरस्वती और दूसरी है सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है और गोविंदगढ़ के निकट आसपास में ये आपस में मिल जाती है। सरस्वती और सागरमती जो जलधाराएं हैं वो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से ये नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, कहने का मतलब वर्षा ऋतु पर डिपेंड करता है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ इसमें सुकड़ी, लीलड़ी, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं और जोजरी है जो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है एकमात्र। ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की इनका मार्ग छोटा क्यों है? इसका मेन कारण ये है कि जो वेस्टर्न घाट से निकलती है और कुछ ही दूरी पर जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहां से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। तो इनको ज़्यादा कहने का मतलब फ्लो करने के लिए एरिया नहीं मिलता है। गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे, इसमें मेन बेसिकली ये है शैत्रुंजी एक ऐसी नदी है जो अमरावली जिले के ललकावा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। डाडर नदी पंचमहल जिले के घंटारा गांव से निकलती है और साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। साबरमती अरावली रेंज से निकलती है और माही नदी
अमरेरू झील है जो विंध्यन रेंज में है, ठीक है, वहां से निकलती है मध्य प्रदेश से। उसके बाद में आगे नासिक जिले में त्रियंबकम, सॉरी, त्रिबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई से वैतरणा नदी निकलती है। एक हमने और नदी पढ़ी थी, वैतरणी रिवर, ठीक है, जिसे दमरा नदी कहते हैं, ये उड़ीसा में बहती है। और वैतरणा रिवर है वो महाराष्ट्र में बहती है। वैतरणा नदी, कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ा की खाड़ी में गिरती है। अब करवाड़ा की खाड़ी एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकता है। ये करवाड़ा की खाड़ी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र वाले जो कोस्टल एरिया है वहां पर स्थित है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। श्रावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटका की एक महत्वपूर्ण नदी है। श्रावती कर्नाटका के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो 2209 वर्ग किलोमीटर है। और श्रावती नदी है, उस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है गरसोपा या जोग जलप्रपात वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद में गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है मांडवी और दूसरी है जुआरी। उसके बाद में केरल में काफ़ी नदियां हैं जिसमें मेन है भरतपुजा, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। पोनानी नाम से भी इसको, इसका रीजनल नेम है वो पोनानी है। भरतपुजा का दूसरा नाम है पोनानी। लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटका की श्रावती नदी से कीजिए। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5397 वर्ग किलोमीटर है, जबकि श्रावती नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? ये बड़ा श्रावती नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है जो 2209 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग आधे से भी कम है। उसके बाद में पेरियार केरल की दूसरी बड़ी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र है 5243 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यास्तापूजा और पेरियार नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। जिसमें भरतपुजा नदी है, ठीक है, जैसे यास्ता पूजा यहाँ पे दूसरा नाम लिखा हुआ है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र है 5397, जबकि पेरियार रिवर का है 5243। केरल की अन्य महत्वपूर्ण अन्य उल्लेखनीय नदी है पाम्बा, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है और वेबनाड झील में जाकर गिरती है। इंपॉर्टेंट रिवर है, वेबनाड झील इंपॉर्टेंट है तो उसमें गिरने वाली रिवर भी इंपॉर्टेंट है, पाम्बा रिवर। उसके बाद में यहाँ पर एक इंडेक्स दे रखी है नदी और जल ग्रहण क्षेत्र। साबरमती नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 21,674 किलोमीटर। माही माही रिवर का जल ग्रहण क्षेत्र है 34,842। डाडर रिवर है जिसका है 2770। कालिंदी रिवर 5179। शरावती रिवर 2029 वर्ग किलोमीटर। भरतपुजा 5397 और पेरियार 5253। उसके बाद में आगे है पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां। अब जो अरब सागर में गिरती है उनको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो पूर्व बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनके बारे में देखते हैं। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर बहती प्रवाहित होती है। इनमें से कुछ का नाम जैसे आगे आएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इनमें छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है, क्योंकि जो रीजनल लेवल पे जो इरिगेशन होती है, ठीक है, उनके लिए, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उनके लिए ये कोस्टल एरिया में इम्पोर्टेंट नदियां हैं। जिसमें पहली है स्वर्ण रेखा, वैतरणी। देखो वैतरणी एक नदी हमने पढ़ा उड़ीसा में है, ठीक है, और वैतरणा रिवर है जो महाराष्ट्र में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्राह्मणी, बंसधारा, पेन्नर, पालार, वैगई महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंडेक्स बना रखी है। इसमें सुबर्णरेख एक नदी है जो 395 किलोमीटर है, रांची का पठार झारखंड से ओरिजिन होता है, और हुंडरू जलप्रपात इस नदी पर स्थित है, और स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं इसके बेसिन में। स्वर्ण रेखा नदी है उसके बेसिन क्षेत्र में स्वर्ण निक्षेप, गोल्ड प्लेजर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक ही सुवर्ण रेखा रिवर बेसिन मैप है, इसमें एक बार देख लेते हैं इनकी सहायक नदियाँ। बाएं तरफ से मिलती है दुलंग नदी, यहाँ पर ये देख सकते हैं दुलंग नदी बाएं तरफ से मिलती है स्वर्ण रेखा। उसके बाद दाहिनी तरफ से मिलती है, उसमें पहली है कांची नदी, खरकाई नदी, करकरी नदी, रारू नदी और गरु नदी। इसमें ये देख सकते हैं रारू नदी, कांची नदी, खरकाई नदी, सॉरी, करकरी रिवर, करकरी रिवर, ये यहाँ पे करकरी। उसके बाद में खारकई,
खरकाई रिवर, ये यहाँ पे खरकाई रिवर है। और उसके नेक्स्ट है गरु रिवर, ये है गरु रिवर। और यहाँ पे है संक रिवर, यहाँ पे संक का नाम दे नहीं रखा है। ये है सुवर्णरेख की सहायक नदियाँ। उसके बाद में आगे ओडिशा में हमने 3 नदियाँ पढ़ ली, जिसमें पहली 2 तो ये पढ़ ली, सुवर्णरेख और वैतरणी है ब्राह्मणी, ठीक है। ब्राह्मणी रिवर ओडिशा से ओरिजिनेट होती है, ये दोनों नदियाँ ओरिजिनेट उड़ीसा से ही होती है, ठीक है। वैतरणी का दूसरा नाम है दमरा नदी, दमरा नदी वैतरणी को कहते हैं। ब्राह्मणी नदी, ये दोनों ओडिशा से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। शंख और दक्षिणी कोयल, ये ब्राह्मणी की सहायक नदियाँ हैं। पिछले सेशन में मैंने एक चीज आपको गलत बता दी थी, उसके लिए सॉरी। जो दक्षिणी कोयल रिवर है वो ब्राह्मणी की सहायक नदी है, मैंने आपको महानदी की सहायक नदी बताया था, वो एक करेक्शन आप कर लेना। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, जब गंगा रिवर पढ़ा था उसमें, जो सोन नदी है, सोन नदी की एक सहायक नदी है कोयल, जिसे उत्तरी कोयल के नाम से जानते हैं, जो अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक पठार के उत्तर में जो बहती है उसको उत्तर कोयल कहते हैं। और ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी आगे पटना से पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं दूसरी जो दक्षिणी कोयल रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा में 3 है, सुवर्णरेख, बैतरणी और ब्राह्मणी। आंध्र प्रदेश में पहली है वंशधरा, नागावती, पालेरू, पन्नेर और स्वर्णमुखी। सुवर्णरेख तो है ओडिशा की और स्वर्णमुखी है आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु में है नागरी, वेलिंगडन रिवर, वेलिंगटन या वेलिंगडन बोल सकते हैं, वैगई रिवर और अर्जुना रिवर, ये तमिलनाडु में बहती है। उसके बाद में है नदी बाहु प्रवृत्ति। यहाँ पर ये कुछ और जल ग्रहण क्षेत्र और रिवर दे रखी है। इसमें पहला है स्वर्णरेख 19,296, वैतरणी 12,700 × 90, ब्राह्मणी 39,033 वर्ग किलोमीटर, पेन्नर 55,213 और पालार है जो 17,870 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में नदी बहाव प्रवृत्ति। नदी बहाव प्रवृत्ति का मतलब है कि एक साल में जो नदी का बहाव क्षेत्र है उसमें कितना चेंजेज आता है, ठीक है। जब नदी पीक पर कब होती है, सबसे कम बहाव किस मंथ में होता है, इसके बारे में बात हो रही है। क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती है, इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों का सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं, इसका आगे दे रखा है कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है, क्योंकि इस समय शीत ऋतु भी होती है और वर्षा भी नहीं होती है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, जून जुलाई के आसपास, और वर्षा भी होती है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है और इस प्रकार वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। उसके बाद में गंगा द्रोणी के पूर्व व पश्चिमी भागों की जलवायु प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। कहने वाला गंगा द्रोणी के पूर्व व पश्चिमी भागों की जलवायु प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह है जो 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत जो एवरेज फ्लो है वो केवल 1300 क्यूसेक है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक हैं, यही वर्षा ऋतु, सर्दी, गर्मी, ये बेसिकली ये 3 चीजें ही इम्पैक्ट करती है। उसके बाद में प्रायद्वीप की 2 नदियाँ, जिसमें हमने गंगा नदी का पढ़ लिया कि भाई गंगा नदी में जो जनवरी से जून तक तो कम होता है और अगस्त और सितंबर में पीक पर रहती है। उसके बाद में आगे कावेरी की बात कर रहा है। प्रायद्वीप की 2 नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय के नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, इसमें भी जनवरी से जुलाई तक कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो ये अचानक उफान पर रहती है। कहने का मतलब अगस्त में ये पीक पर रहती है नर्मदा नदी। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट इतनी अधिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। कहने का मतलब अगस्त में तो पीक पर रहती है और अक्टूबर में वापस इसमें जल प्रवाह है वो गिरने लगता है।
गुडेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े, आगे ये डाटा दे रखे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नदी जल की उपयोग सीमा, उससे पहले जो टॉपिक छूट गए हैं उनके बारे में देखते हैं कि एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रतिरूप को नदी बहाव प्रवृत्ति, रिवर रिजीम के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी है क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। दक्षिणी भारत की नदियां हिमनदों में नहीं, सॉरी, दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो बेसिकली मानसून पर डिपेंड रहती है। इस प्रकार दक्षिणी भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीप पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है। कहने का मतलब, प्रायद्वीपीय पठार में जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी और जिस एरिया में ज़्यादा होगी, वहाँ से जो नदियाँ ओरिजिन होती है उनका जो जल प्रवाह है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे ये अमरकंटक पठार है, उसके बाद में पश्चिमी घाट का पोर्शन है। जल विसर्जन, डिस्चार्ज, नदी में समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक, क्यूबिक फुट प्रति सेकंड और क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के नाम से, सॉरी, के अनुसार मापते हैं, ठीक है। जो जल प्रवाह है उसके दो मापक इकाइयाँ, पहली है क्यूसेक और दूसरी है क्यूमेक। उसके बाद में आगे यहाँ पे हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कर रखी है, जिसमें उद्गम के आधार पर तो हिमालय नदियां हैं जो हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत के मतलब ग्लेशियर रीजन से ओरिजिनेट होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि जो सेंट्रल हाईलैंड है और प्लेट्यू बेल्ट है वहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में प्रवाह प्रवृत्ति बारहमासी है, ग्लेशियर और वर्षा से जल प्राप्त होता है, जबकि मानसून पर निर्भर रहती है और मौसमी रिवर है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अफवाह के प्रकार पूर्ववर्ती व अनुवर्ती है, मैदानी भागों में वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अनुवर्ती का मतलब है कि पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय के ओरिजिन से पहले, हिमालय के निर्माण से पहले यहाँ पे बहती थी। और अनुवर्ती नदी का मतलब है कि ढाल के अनुसार नदियां अपना रास्ता तय करती है। और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो अतिरोपित है, पुनर्यु पुनर्युनित नदियां हैं, अरीय और आयताकार प्रतिरूप बनाती है, ठीक है। यहाँ की जो स्ट्रक्चरल जो रॉक सिस्टम है वो अ, उसके अनुसार नदियां अपना पैटर्न क्रिएट करती है, जिसमें अरीय और आयताकार प्रतिरूप है, ठीक है, और अध्यारोपित और पुनर्युनित, ये बेसिकली पैटर्न है। उसके बाद में नदी की प्रकृति, लंबा मार्ग, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियां, अभिशीर्ष अपरदन व नदी अपहरण, मैदानों में जल मार्ग का बदलना और विसर्प बनाना। कहने का मतलब, पहली बात तो मियांडर बनाती है, रास्ता चेंज करती है। और नदी अपहरण, अपहरण का मतलब क्या है कि जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, तो जैसे इमेजिन करिए एक नदी यहाँ पे बहती है और इसकी एक सहायक नदी है जो इस वाले बेल्ट से आती है, दूसरी तरफ एक नदी यहाँ पे बहती है। तो ये नदी क्या करेगी, धीरे धीरे यहाँ से कटाव करके जो इस नदी का, ये मेन सहायक नदी थी और इस नदी की एक और सहायक नदी थी, तो इस सहायक नदी का वाटर है जो ये दूसरी रिवर कैप्चर कर लेगी, ठीक है। और इधर इस रिवर का इधर वाला फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवर कैप्चरिंग या नदी अपहरण। उसके बाद में उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती है, अभिशीर्ष अपरदन करती है, ठीक है। उसके बाद में सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे और निश्चित मार्ग से बहती है। प्रायद्वीपीय नदियां इतनी उछल कूद नहीं करती है, ठीक है, मैच्योर अवस्था में, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में, इसलिए अपने निश्चित मार्ग पर बहती है। जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी है, ठीक है, बहुत सारी नदियां आकर मिलती है, जैसे सिंधु बोल दो, गंगा या ब्रह्मपुत्र बोल दो, ठीक है। अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी है, ठीक है, निश्चित पैटर्न है और निश्चित ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद में नदी की आयु, युवा है, क्रियाशील है और घाटियों को गहरा करना, ठीक है। पहली बात तो यूथ स्टेज में है। उसके बाद में क्रियाशील है, क्रियाशील का मतलब क्या है कि कहीं पर वही आकार की घाटी बनाती है, कहीं पर यू आकार की, कहीं पर गॉर्च बनाती है, ठीक है, और कहीं पर नई जो नदियों का रास्ता है वो बना लेती है, तो क्रियाशील है मतलब एक्टिव है। और दूसरी तरफ अ, प्रवीणता परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां जो अपने आधार तल तक पहुंच चुकी है। कहना का मतलब, आधार तल का मतलब है कि सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से नीचे नदियां अपरदन नहीं करती है, ठीक है, जैसे बेसिकली ये पोर्शन है।
ठीक है। और यहाँ पे है जलीय भाग और ये है स्थलीय भाग। अब एक कोई नदी आ रही है, और नदी जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या करती है, ये अपने निश्चित अ, मार्ग पर बहती है। तो ये एक समय बाद में जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी के पास आती है, अपना जो अपर्दन जो सॉरी निक्षेपणात्मक जो कैपेसिटी है, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, अप्रदन की जो क्षमता है वो इनकी खत्म हो जाती है। और बाद में ये कहने का मतलब इस लेवल से नीचे ये नदियाँ अप्रदन नहीं कर सकती, घाटियाँ गहरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आधार तल। आधार तल का मतलब है कि वो नदियाँ समुद्र तल तक अपना बेसिन क्रिएट कर चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हिमालय नदियाँ हैं जो यहाँ कहीं ऊंची बह रही है, ठीक है, ये एक तरफ तो हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है, दूसरी तरफ नदियाँ काट रही है, तो इनका जो बेल्ट है वो युवा अवस्था में है। ठीक है। उसके बाद में आगे है नदी जल उपयोग की सीमा। ये भी कुछ बेसिक जनरल बातें दे रखी है कि भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इनका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियां वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल रहता है। कहने का मतलब कुछ नदियां ऐसी है जो बारहमासी लगातार कंटिन्यूअस बहती है, लेकिन कुछ नदियां हैं जो 2-3 महीने फुल बहती है और फिर धीरे धीरे वाटर लेवल कम कर लेती है, और कुछ नदियां ऐसी होती है जो बिल्कुल ही सूख जाती है। ठीक है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरा भाग सूखाग्रस्त रहता है। कहने का मतलब इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो जल की उपलब्धता हो, ठीक है, या नदी के अनुसार देख लो, तो हर जो अलग अलग एरिया है वहाँ पर डाइवर्सिटी है। एक भाग बाढ़ को फेस कर रहा होता है, दूसरी तरफ सूखाग्रस्त। ऐसा क्यों होता है? क्या आप ये जल की उपलब्धता की समस्या या इसके प्रबंधन की, ठीक है, ये मतलब बाढ़ का और सूखा का एक साथ होना, इसका क्या मतलब कारण हो सकता है? क्या ये जल की उपलब्धता की समस्या है या प्रबंधन की? कहने का मतलब या तो जो जल अपने हमें उपलब्ध हो रहा है वो बराबर उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये समस्या है, या जो जल हमें उपलब्ध हो रहा है उसका मैनेजमेंट हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या है। दोनों में से कौन सी समस्या है? तो प्रेजेंट टाइम में दोनों ही समस्या है। ठीक है, कुछ पोर्शन ऐसे है जहाँ पर जल की उपलब्धता कम है लेकिन मैनेजमेंट अच्छा है। दूसरी तरफ जल की उपलब्धता एक लिमिट से ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? ठीक है, इसी जो बुक में भारत का भौतिक पर्यावरण में जो 7वां चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में देखेंगे कि उसमें वहाँ पे कुछ सेंसिटिव मुद्दे दे रखे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, पॉल्यूशन से संबंधित। ठीक है, तो उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या एक द्रोणिका जल अधिक्य को जल की कमी वाले द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त करना या कम किया जा सकता है? कहने का मतलब हिमालय क्षेत्र से प्रायद्वीपीय भारत में जो नदीय जल है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके बारे में बात हो रही है। क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? योजना है जिसमें गंगा नदी का जल है जो कावेरी नदी तक ले जाना। ठीक है, इसके लिए एक प्लान है जो अ, अ, तैयार किया गया है। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? इसमें हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था, उस समय पढ़ा था भारत को 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा हुआ है। उत्तर में हिमालय, फिर है अवतलन मैदानी पोर्शन, और फिर आ गया प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो हमने पढ़ा था कि जो हिमालय नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती है, मैदानी क्षेत्रों में जमा करती है, और जो जल अधिकता है वो बंगाल की खाड़ी में डिस्चार्ज कर देती है। ले, लेकिन जो यहाँ पे ये बात बोली है कि गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या उसकी मुख्य समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो गंगा नदी तंत्र का बेल्ट है वो जो लेवल है इसका वो प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में नीचा है। हमने पढ़ा था कि 1000 से 2000 मीटर तक ये मैदानी क्षेत्र गहरा था, बाद में नदियों द्वारा इसको पाट दिया गया। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो 900 से, हमने पढ़ा था कि 900 से 1000 मीटर तक हाइट है। ठीक है, तो इतना जल को लिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। मेन समस्या यही है इसमें। इसमें आगे है कि इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में देखें और धरातल में उबड़ खाबड़ होने की उत्पत्ति कठिनाइयों, ठीक है, उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में हमने देख लिया फिजियोग्राफिक डिवीजन में। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्रों में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है?
बिल्कुल गंगा नदी में जो लोअर पोर्शन है, ठीक है, पटना, बिहार और वेस्ट बंगाल, वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। यदि जो रिवर वाटर मैनेजमेंट यदि अच्छा हो तो उस बेल्ट में बाढ़ की समस्या नहीं आएगी। और ऐसी अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी, पहली बात तो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और देश में और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको भी अभी फेस करना है। तो इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें और एक पैक तैयार करें, ठीक है। जनरल बातें हैं, नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं का किस प्रकार क्रम देते हैं, ठीक है, ये कुछ समस्याएं दे रखी है, ठीक है। और आगे ये रिवर पॉल्यूशन के बारे में, तो जो 7th चैप्टर है इसी बुक का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये था प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। और इसके बाद हम जो अगला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।